स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी, साथ साथ हर्षदा के असीम दिल्ली से जुड़ते हुए नजर आएंगे और ये लोग मदद करेंगे हमारे स्टॉक से। ये सुबह और अभी बदल गया क्या? अपन दोनों मैच मैच कर रहे हैं। हर्षदा को दिखाइए स्क्रीन पे। भाई आप दोनों को गुड मॉर्निंग। पहले हर्षदा के पास चला जाए। रोज लार्ज ट्रेड्स की चर्चा होती है, कल के लार्ज ट्रेड्स बाद में आता हूं, पहले आज भी लार्ज ट्रेड जो होने की तैयारी हो रही है उन पर चर्चा कर ली जाए। कहां का नजर है हर्षदा? आज सूला पर नजरें रहेंगी, सूला विन्यास और साथ ही साथ मेड प्लस हेल्थ केयर पर। तो सूला विन्यास के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर वर्ल्ड इन्वेस्ट एशिया दरअसल करीब 12.56% हिस्सेदारी बेचने के लिए सामने आ सकता है। ये सौदा करीब 540 करोड़ के आसपास का होगा, जहां पर जो प्राइस है वो लगभग 473 से 508 रुपए के बीच तय है। ध्यान रहे ये बिकवाली क्यों हो रही, क्योंकि 60 डे जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद शायद वो कुछ और बिकवाली होती हुई दिखाई दे सकती है। जून एंड तक जो वर्ल्ड इन्वेस्ट का हिस्सा था वो करीब 18.6% का था और यहां पर माना जा रहा है कि आज इस ब्लॉक में करीब करीब 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी वो ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो वो पहला स्टॉक रेडार पर रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां पर आज खबरें हैं वो है मेड प्लस। अब मेड प्लस में दरअसल दो फंड्स की तरफ से बिकवाली होगी। एक है लैवेंडर रोज जो लगभग 8% हिस्सेदारी ऑफलोड करता हुआ दिखाई। अच्छा, लैवेंडर रोज और पीआई अपॉर्चुनिटीज दोनों मिलकर 8% हिस्सेदारी ऑफलोड करेंगे और ये ब्लॉक का साइज करीब 827 करोड़ के आसपास आका जा रहा है। इसकी जो बेस प्राइस है वो 860 रुपए प्रति शेयर है। अच्छा, पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो प्रेमजी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है जिनके पास जून क्वार्टर तक 14% हिस्सेदारी थी और लैवेंडर रोज के पास जून क्वार्टर के अंत तक 17% हिस्सेदारी थी। तो दोनों मिलकर दरअसल 8% हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। ब्रेकअप नहीं है कि कौन कितनी हिस्सेदारी बेच रहा है, दोनों मिलकर दरअसल 8% स्टेक ऑफलोड करेंगे। दो लार्ज ट्रेड्स की आज फिर कर लीजिए तैयारी, जो हमें पता है। शाम को रिपोर्टिंग में तो जो नहीं पता होता वो भी दिख जाते कई सारे, लेकिन ये दो शायद एक्सपेक्टेड है, सूला विनयार्ड्स और मेड प्लस। इन दोनों में शायद बड़े सौदे होने की तैयारी। अब देखते हैं कौन सी विंडो में किस तरह का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। वैसे आजकल तो हाथों हाथ खरीदार मिल रहे हैं सबको। भाई अब ये टेक्निकली कैसा पॉइंट है तो क्या पूछना गलत होगा, कैसे खुलता है उस पर बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, एक्सपर्ट से बातचीत। लेकिन जब सब हाथों हाथ खरीद रहे हैं तो इफ गिवन अ चॉइस, अवस्थी साहब दोनों में से कोई लोगे क्या, सूला या मेड प्लस आज? सूला मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज ऑलरेडी शायद फॉरवर्ड मट 26 के नंबर्स पे भी 28-30 टाइम चल रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि 20-25% आप अर्निंग्स ग्रोथ भी ट्रैजेक्टरी पकड़ लो कि और ज्यादा एक्सपेक्टेड नंबर्स आ जाएं, तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव 28-30, 2 साल फॉरवर्ड, 3 साल 2.5 साल फॉरवर्ड पे। मेड प्लस कंपैरेटिवली शायद बेटर है क्योंकि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी अच्छे रहने चाहिए, 50-55% जैसी 3 साल की CAGR रहनी चाहिए और 18-20 के आसपास की अर्निंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 तक। तो वहाँ 40 का मल्टीपल आसानी से मिल सकता है। तो मेड प्लस आप सोच सकते हैं कंपैरेटिवली शायद बेटर है, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा, सूला वाइनयार्ड में तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिखता यहाँ से। ओके, मेड प्लस पसंद आ रहा है, ठीक है। देखते हैं लास्ट ट्रेड में कैसा मूड माहौल बनता है, समीकरण लिस्टिंग कंटिन्यूस सेशन में कैसे बैठते हैं स्टॉक से, उसके बाद फिर से बातचीत, फिर से रिविजिट कर लिया जाएगा। इसके बाद चला जाए कुछ फार्मास्यूटिकल रिलेटेड डेवलप, फार्मा स्पेस रिलेटेड न्यूज पिक्स। काफी सारी कंपनीज खबरों में दो खबरें हैं। एक तो नैटको फार्मा जो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करीब $2 मिलियन तक का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूएस की डेलावेयर बेस्ड कंपनी है ISCA। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगा बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट के लिए। ये बेसिकली ISCA जो है वो पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में है एग्रीकल्चरल कंपनियों के लिए। तो ये इनफैक्ट नैटको फार्मा के लिए एक डेवलपमेंट आती हुई। अजंता फार्मा को एक US FDA अप्रूवल मिल गया है। टोपिरामेट नाम की दवा है, एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स हैं। ये कंपनी दरअसल ड्रग करीब 2026 से पहले लॉन्च कर सकती है और ये प्राइमरीली एपिलेप्सी और माइग्रेन्स के लिए दवा का इस्तेमाल होता है। एक और डेवलपमेंट फोर्टिस हेल्थ केयर से जुड़ी हुई थी। फोर्टिस ने, आपको याद होगा, अप्रैल में अनाउंस किया था कि वो एक एक्विजिशन करने वाले हैं। अब वो एक्विजिशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हॉस्पिटल का इन्होंने एक्विजिशन अनाउंस किया था, 225 करोड़ का एक्विजिशन वो पूरा कर रहे हैं। तो वो भी एक डेवलपमेंट है। तो ये सब स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे।
भैया रखिए, फार्मा हेल्थ केयर स्पेस को रडार पे नैटको, अजंता और फोर्टिस हेल्थ केयर तीनों को रिलेटेड डेवलपमेंट्स रिपोर्ट किए गए। मानस, नैटको फार्मा बढ़िया मूव्स डिलीवर करें ऑफ लेटेस्ट स्टॉक ने, कैसा प्लेस्ड, एक छोटा टक इन एक्विजिशन है लेकिन एक ऐसी स्पेस जो शायद इंटरेस्टिंग है यूएस में, क्या करें? देखिए काफी समय से हम यहाँ पर एक क्लियर ट्रेंड देख रहे हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड देख रहे हैं, और जब भी हमने करेक्शन देखा है तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाया है। आई थिंक अब स्टॉक तैयार है जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस है 940 से लेकर 950 की रेंज में, और अगर एक बार ये रेंज निकल जाएगी तब तो आपको शायद 1100 रुपए 1150 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसलिए बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है, और मेरा समझना है कि जब तक ये 830 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, गिरावट पे खरीदारी करिए और कम से कम 950 पहला और उसके ऊपर 1100 रुपए के टारगेट सेट करिए। रखिए नैटको फार्मा को रडार पे, बाकी स्टॉक्स पे भी चर्चा कर लेंगे आगे समय रहा तो। पहले सारी खबरें कंप्लीट कर लेने का, उसमें लार्ज ट्रेड से शुरुआत करी तो एक लार्ज ट्रेड पे उतरता हूं, जोमैटो। कल वो सॉफ्ट बैंक ने एक ह्यूज चंक बेचा और खरीदार कौन, कल स्टॉक देखिए 5.5% उछाल के साथ 100 रुपए पे जाके सेशन का कल्मिनेशन, जब बाजार सेकंड हाफ में खासा वीक हो रहा था। हरिता, ताता लगा हुआ है क्या खरीदारों का? बड़े निवेशक आए हैं आशीष यहाँ पर एक बार फिर। मॉर्गन स्टैनली का नाम है, नोमरा, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को, गोल्डमैन सैक्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, अवेंडिस, सोसाइटी जनरल। और सोसाइटी जनरल मॉर्गन स्टैनली ने, आपको याद होगा जब टाइगर ने बेचा था तब भी पार्टिसिपेट किया था, गोल्डमैन सैक्स का भी नाम तब आया था। तो ये जो नामी दिग्गज एफआईआई निवेशक है उनकी तरफ से हमने देखा है फिर से बड़ी खरीदारी हुई है कल के इस ब्लॉक में। ओके, कल के इस ब्लॉक में बड़ी खरीदारी होती हुई, लंबी लिस्ट है जो बायर्स हैं, आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी लिस्ट डिटेल में आपको नजर भी आ जाएगी। और कल सुबह इस डील के कल्मिनेशन से पहले ही जो चर्चा हो रही थी, चाहे टेक्निकली हो चाहे फंडामेंटली हो, सबने एक राय दी थी खरीदारी करने की। और गावा सर ने पिछले कई दिनों से वकालत कर रखी है, जोमैटो अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग है चार्ट्स पे, तो गावा सर के पास ही जा रहा हूं। गावा सर, अच्छे मूव्स हमने एंजॉय कर लिए। अब वो आपका हमेशा जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल होता है उसी जोन के 100 के आसपास खड़ा हुआ स्टॉक है, क्या करूं? अब भी बाय है, मेरे ख्याल से 114 तक जाना चाहिए, वहां पर थोड़ा रुक सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अगर 100 के आसपास थोड़ा संभल जाता है, वैसे भी हुआ है काफी 90 और 100 के बीच में, तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें वीकनेस कहीं पर भी नजर नहीं आती है। जोमेटो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है लेकिन वीकनेस नहीं है, तो मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है जोमेटो में। यस, मेरा टारगेट 114 का है। 114 का गाबा सर का टारगेट, वीकनेस 104 का इसमें 52 वीक हाई था करीब 103 104 का आशीष। पॉसिबल है कि वहाँ पर एक बार चला जाए। कल का प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव था एक्चुअली कल, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ने पहले शुरू में हल्का सा नीचे आया, वो जो BTST वाले थे वो निकले, उसके बाद जिस तरीके से इसने ट्रेंडिंग हायर दिखाया, अगर 102.85 निकला तो मेरे ख्याल से जो बाकी की बची खुची बाएंगे वो भी आ जाएगी यहाँ पर। ये स्विंग लग रहा है मुझे 110 तक इसको स्टॉक को लेकर जाएगी यहाँ पर। 110 और 114, ये देखिए वो लेवल्स हैं। खैर, जोमैटो को वॉच आउट आज फिर से करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कल जिस तरह की माँ की लोग चेक इन करते हुए नजर आए, उसके बाद आज का बिहेवियर। असीम के पास दिल्ली चला जाए और PLI स्कीम रिलेटेड अपडेट्स आते हुए वो IT हार्डवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट्स। असीम, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हमारे पास? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सरकार जो है देश में IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार चाहती है कि देश में कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टैबलेट और सर्वर जो है वो बनाए जाए। तो इसके लिए सरकार IT हार्डवेयर PLI स्कीम लेकर के आई थी। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को 4 से 7% के इंसेंटिव देगी। कुल 17,000 करोड़ रुपए की ये स्कीम थी। इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत की थी, कल आखिरी तारीख थी। तो 38 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया है। 10 के आसपास जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है, जबकि आपको जानकर के हैरानी होगी कि करीबन 27 कंपनियां जो है वो घरेलू कंपनियां जो कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। और मैं खासतौर पर बात करूं तो जो कंपनियों पर आपकी नजर रहनी चाहिए, इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ITI है और नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। तो इन तीनों कंपनियों ने भी इसमें अप्लाई किया है। सरकार अगले 1 महीने के अंदर इन कंपनियों को PLI के तहत इंसेंटिव प्रोवाइड करने की शुरुआत कर दी। कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर सकती हैं। ये भी बता दूं कि कल जो मंत्री है उन्होंने हमको बताया था कि इस डिक्सन ऑलरेडी इसके लिए तैयारी कर रहा है, उसका प्लांट
तैयार गुड नोएडा के अंदर हो चुका है। कंपनी वहां पर 20,000 के आसपास एम्प्लॉई डिप्लॉय करेगी। तो कुल मिलाकर के इस स्कीम को काफी सक्सेसफुल स्कीम रही है। 17,000 करोड़ रुपए का आउटले था, लेकिन सरकार को करीबन 24,000 से ज्यादा करोड़ के एप्लीकेशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जल्दी सरकार इस स्कीम को मंजूरी दे देगी। हमने कल IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत भी की। आइए बताते हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा हमें इस स्कीम को लेकर के। बहुत तेज़ी से कंपनियां प्रोडक्शन के लिए तैयार है और बहुत ही खुशी की बात है कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है मेक इन इंडिया का, और जिस तरह से PM साहब ने जिस तरह से देश को एक ट्रस्टेड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टनर बनाया है, उसी की उपलब्धि है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा इस स्कीम में 3,35,000 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल आएगा 2,430 करोड़ का। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगा 75,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगा। IT हार्डवेयर, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज और उसमें लिस्टेड स्पेस के तीनों नाम आप लोगों की स्क्रीन पे, और खासतौर पर डिक्सन मेंशन हुआ है। प्लांट लगाना, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तैयारी। चार्ट्स पे डिक्सन कैसा प्लेट सचपुते साहब, देखिए जरा। आशीष जी देखिए, चार्ट अगर आप देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग चार्ट है और इनफैक्ट इस सीरीज में इसने अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। अगर आप प्योर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है जब तक ये 4,800 4,850 ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट सीरीज। और इस सीरीज के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है 5,000 एक पहला टारगेट होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है इसका जो पोजिशनल टारगेट है, क्योंकि मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये 5,400 5,500 तक का एक बड़ा टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई वीकनेस नहीं है, इनफैक्ट साइडवेज हो जाता है और फिर से बाइंग आती है, तो इट्स अ बाय फॉर मी। खरीदारी करने का मन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, रखिए स्टॉक को अपने रेडार पे। अच्छा, इसके अलावा हमें बातचीत करनी है। अच्छा हाँ, कल वो सुना है एसएल ग्रुप ने कुछ करार कर लिया है अब ARC के साथ। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है आशीष। ये प्राइमरीली डिश टीवी और जी लर्न के पर्सपेक्टिव में आपको रखना है। यहाँ पर सुभाष चंद्र गोयल ने दरअसल JC फ्लावर की जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन आर्म है उसके साथ सेटलमेंट कर लिया है। अब इस सेटलमेंट में करीब 1,500 करोड़ ही दरअसल अब सुभाष चंद्र गोयल पे करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर JC फ्लावर ने लगभग 75% तक का है कट लिया है। ये जो सेटलमेंट था वैसे था 6,500 करोड़ का। अब 7 महीनों में 1,500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे एसएल ग्रुप को। 15% अपफ्रंट रकम देनी इस 1,500 करोड़ में से, बाकी फिर 6 महीनों में 85% हिस्सा इस 1,500 करोड़ का पे करना होगा। अब भुगतान के अनुपात में फिर कंपनियों के शेयर सुभाष चंद्र गोयल को वापस मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। पूरी पेमेंट होने के बाद फिर डिश टीवी में 25% हिस्सेदारी वापस हालांकि नहीं होगी, तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। उसी के बाद दरअसल इनका स्टेक फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये लार्जली एक सेटलमेंट दरअसल सुभाष चंद्र गोयल ने किया है और आपको फोकस में लार्जली डिश टीवी का ही शेयर रखना है। डिश टीवी, जी लर्न, तो लेकिन खास तौर पर डिश टीवी रखिएगा अपने रेडार पे। इस ग्रुप से याद आया, कल जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस में क्वांट म्यूचुअल फंड ने, ध्यान रखिए, 48 लाख शेयर्स बेच दिए इसी भाव पे 266 रुपए 61 पैसे के आसपास ये बिकवाली हुई है। एक और लार्ज ट्रेड था, मेरे ख्याल से वो था स्पंदना स्फूर्ति का। स्पंदना स्फूर्ति का स्टॉक खींच के लेकर आइएगा। कल जब वो लास्ट ट्रेड हुआ तो सब मान के चल रहे थे वो जो अर्स्टवाइल प्रमोटर साहिबा थी उन्होंने शायद माल छोड़ा हो, पर ऐसा नहीं है। वेलियंट मॉरिशस की डिफरेंट एंटिटीज ने कल माल छोड़ा, जिसको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कल 13.5 लाख शेयर्स खरीद डाले और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 9.25 लाख शेयर्स खरीदे। तो इन दोनों ने वो पूरी की पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब करा। दोनों स्टॉक्स पे बातचीत करने की जरूरत। सचिन, पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है, किसी एक ने छोड़ा क्वांट एमएफ, लेकिन बहुत खबरों के बीच में स्टॉक है, कैसा प्लेस नजर आता है? आशीष जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो इनफैक्ट बुलिश ही है। जिस तरीके से एक हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस नजर आ रही है एंड प्लस अपने शॉर्ट टर्म एवरेज 5 and 20 के आसपास ये अच्छी तरह कंसोलिडेट भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा दबाव अगर आ भी जाता है तो वो 250 के आसपास एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए।
एंड एक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति से ही मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अप्रोच करना है। स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 245 के आसपास प्लेस किए जा सकते हैं। एंड ऑन द हायर साइड स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग जरूर बन सकता है अराउंड 290 295 के आसपास का। तो यहाँ पर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी इंटरटेनमेंट। अगर स्पंदना स्फूर्ति की बात करें तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इमीडिएट बेसिस पे एक काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है स्टॉक में अराउंड 830 के आसपास, एंड वहीं पर जाके कहीं जाकर थोड़ा सा स्टॉक दबाव के घेरे में आ रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा, बट अगर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है 855 के ऊपर, देन प्रोबेबली मोमेंटम को चेस किया जा सकता है 920 940 के टारगेट्स के लिए। अभी दोनों स्टॉक्स रखे रडार पे। कल लास्ट ट्रेड में इंटरेस्टिंग लोगों ने एक में चेक इन किया, एक में चेकआउट किया। अच्छा, एक बार आगे बढ़ने से पहले आज एक्सपायरी के दिन एफएनओ का अपडेट बैन का। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में कंटिन्यू कर रहा है, बीएचईएल इंक्लूड हुआ है, बाकी सब वायदा के कर्व से बाहर निकल गए। सिर्फ 2 ही स्टॉक्स अब बैन में इस समय। लेकिन हजदा कुछ ऑर्डर विन्स भी हो रहे हैं। कल बीएचईएल की सुबुगाहट तो थी, अपडेट्स आ गए, बाजार बंद होते से ही आए। जी, बीएचईएल फोकस में रहेगा। आपको याद होगा कल मार्केट बंद होते होते एनटीपीसी की तरफ से अपडेट आ रहा था कि दरअसल छत्तीसगढ़ के लारा में एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करीब 15,530 करोड़ का एनटीपीसी करती हुई दिखाई देगी। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर हाथ लग रहा है भेल के नाम। भेल को 2 दरअसल 800 मेगावाट के ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का काम पूरा करना है। अब वो 15,530 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा भेल के हाथ लगेगा उसकी जानकारी तो डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन एक साइजेबल चंक आ सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रही हैं। तो ये भेल के लिए दरअसल 52 महीनों में इनको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको याद होगा हाल फिलहाल इनके हाथ बड़े ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दे। स्टॉक वैसे भी फ्लेवर में है और आज इस खबर के चलते भी रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आरवीएनएल भी आप ध्यान में रखिएगा। आरवीएनएल लोएस्ट बिडर के तौर पर इमर्ज करके आया है। जो महाराष्ट्र की मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑर्डर्स या फिर बोलियां मंगाई गई थी, तो लगभग ये करीब 257 करोड़ तक का जो ऑर्डर प्रोजेक्ट है वो इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। वैसे भी हमने देखा है इस पूरे हफ्ते रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों में खासा एक्शन रहा। ओ भाई साहब, और खास हाईलाइट है बीएचईएल। खैर, बीएचईएल अमित सेठ साहब, आप जरा चार्ट चेक करो। इस बीच एक रिपोर्ट भी आई है बीएचईएल की, मैं जब तक वो मेंशन करता हूं। गजब के मूव्स दे रहा है ये स्टॉक। एंटीक की रिपोर्ट, इस ऑर्डर विन के बाद वो रिपोर्ट आई है जो एनटीपीसी से काफी बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें हसन ने ऑर्डर की डिटेलिंग कर दी है। इसमें इनका कहना है कि बीएचईएल ने ऑर्डर की कीमत तो नहीं बताई है, लेकिन करीब 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास बीएचईएल पे चैनलाइज होता हुआ नजर आएगा। शायद खरीदारी करने की राय 110 रुपए का प्रीवियस टारगेट था, जिसे बढ़ाकर अब 158 कर दिया है एंटीक ने। बीएचईएल बहुत तगड़े ऑर्डर्स बैक कर रहा है। सेठ साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस? बहुत तेजी आ चुकी है, लेकिन अभी भी घुसने के मौके हैं या नहीं? जी आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है बीएचईएल का। इसमें कंटिन्यूअसली हायर लोस बन रहे हैं, कोई भी साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। विद एवरी स्विंग ब्रेकआउट वॉल्यूम भी यहाँ पे पिकअप हो रहा है। बट सलाह यही रहेगी कि अगर बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है। 118 का करंटली प्राइस है। अगर कोई हमें आगे चल के डिप मिलता है यहाँ पे 114 115 के लेवल पे, तो एक बाय जरूर इनिशिएट करना चाहिए। इन दैट केस स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 110, और पोजिशनली मेरे को लगता है ये स्टॉक इज हेडेड फॉर 125 टू 130 लेवल्स। बीएचईएल रखिए रडार पे भैया, गजब कर रखा है इस कंपनी ने। और अब एंटीक की तरफ से तगड़ा थम्स अप मिलता हुआ एग्रेसिव टारगेट्स के साथ वो रिपोर्ट सामने आती है। कोई मुस्कुरा भी रहा है शायद इस खबर को देख के, सुनते हुए। तैयार हो रहे हैं ये देखिए मुस्कुराते हुए। जेन टेक्नोलॉजीज एक और ऑर्डर विन है असल में, उसको भी रखिएगा रडार पे। 2 ऑर्डर विन बीएचईएल और आरवीएनएल ने जेन को डिफेंस मिनिस्ट्री से 72.3 करोड़ 72 करोड़ रुपीस पकड़िए, मिलिट्री ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिलता हुआ। खैर, हजदा बाकी के स्टॉक से न्यूज। दूसरी कंपनियों में आज आप रेडार पर डीसीएक्स सिस्टम्स भी रखेंगे। इन्होंने दरअसल एक जेवी अनाउंस किया है इजराइल की एक कंपनी के साथ, और उस जेवी के तहत कंपनी जो है दरअसल डेवलप, प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करेगी ग्लोबल लेवल पर
ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सॉल्यूशंस जो रेडार और ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जाते हैं और ये लार्जली दरअसल रेलवे इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करती हुई ये जेवी दिखाई देगी। तो DCX उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। ये जो टाई अप है वो एक ऐसी कंपनी के साथ किया गया है जो एरोस्पेस स्पेस में भी है और इजराइल सरकार की एक इकाई है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप खबरों में ड्रीम फोक्स को भी लेकर आएंगे, जहां पर इस पर्टिकुलर प्लेयर ने कुछ पार्टनरशिप की है कुछ लीडिंग वीजा सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। ये प्रीमियम लाउंजेस वीजा सेंटर्स पर प्रोवाइड करेंगे और 2 स्टेप वीजा सर्विसेज दरअसल ड्रीम फोक्स के हाथ आप एंजॉय कर पाएंगे। तो वो एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। नजारा टेक्नोलॉजीज भी आप रेडार पर रखिएगा। 4 सितंबर को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है। कंपनी एक और फंड रेज दरअसल प्लान कर रही है। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रेडार पे भाई। और ड्रीम फोक्स, इसको तो मैंने चाचा भतीजा निफ्टी में गावा सर से 1-2 बार चर्चा भी कर रखी है, काफी सवाल आते रहते हैं। चाचा जी, गावा सर चार्ट पे कैसा प्लेस्ड ड्रीम फोक्स? ड्रीम फोक्स ना, ड्रीम, हाँ ड्रीम फोक्स, वो एयरपोर्ट वाली लाउंज वीक है, बिल्कुल वीक है। हाँ। लेकिन इतना स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड, बाउंस करने की जगह अच्छी है, लेकिन वो कंफर्मेशन तब मिलेगा ड्रीम फोक्स में जब वो 510 के ऊपर मिलेगा। एक बार वो 510 के ऊपर चला जाता है तो वहां पर बाइंग की जगह बन जाती है। तब तक मेरे ख्याल से ये वीक है और हो सकता है साइडवेज जोन और मिल सकता है। तो जगह है 510, उस पर ध्यान देना चाहिए एंड बाय ओनली आफ्टर इट। ओके, जगह है भाई, ठीक है, ये रेडार पर रखिए। अच्छा अवस्थी साहब, शो खत्म करते करते एक स्टॉक जो कल बहुत चर्चा में था, गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है, एस्कॉट्स क्यूबोटा। वैसे आमतौर पर मैंने रियलाइज किया जापानीज कंपनीज के हाथ में जब इंडियन कंपनीज आती है तो स्टॉक पस्त पड़ जाते हैं, ये उल्टा चले ही चले जा रहा है। और ये तो अपना जो सबसे लुक्रेटिव, वन ऑफ द लुक्रेटिव बिजनेसेस, वो रेलवे कहा जा रहा है शायद बेचने की तैयारी कर रहे हैं। खैर शायद सिंगल माइंडेड फोकस होगा एग्री मशीनरी के धंधे पर। कैसे देख रहे हो आप एस्कॉट्स क्यूबोटा की इस चाल को, और आप लोग का हाउस व्यू क्या बन रहा है स्टॉक पे? देखिए, अब 30-32 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे मुझे नहीं लगता कि बोटा के आने के बाद कोई ऐसा नॉर्मल मैजिक होगा। अगर कोई डाइवेस्टमेंट वगैरह होता है या कोई यूनिट ये बेच वगैरह देते हैं तो उसके बाद फिर से देखना होगा, क्योंकि यूजुअली रेलवे बिजनेस में मार्जिन वगैरह कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है और थोड़ा सा लंपी नेचर भी होता है, तो कभी कुछ उसमें आता रहता है। बट जितना मुझे पता है पिछले 5-7 सालों में उन्होंने रेलवे बिजनेस को काफी बढ़िया टर्न अराउंड किया है। अगर सिर्फ एग्री फोकस करके भी चलते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से वो पूरी तरह प्राइस में बिल्ट इन है। इस साल ठीक ठाक ग्रोथ आएगी, अगले साल फ्लैटिश ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उसके अगले साल फिर नॉर्मल ग्रोथ आएगी। तो 105-6 रुपए की अर्निंग पे ऑलरेडी स्टॉक कितना 3200 रुपए 30-32 टाइम चल रहा है। ओके, आप में सबसे एक्सपेंसिव है, मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप, 48 टाइम्स पी, 4 टाइम्स प्राइस टू बुक, 2,000 रुपये पे क्यूबोटा ओपन ऑफर लेकर आया था। इवन राकेश झुंझुनवाला तक ने उस समय पे अपना थोड़ा सा माल वहाँ पर छोड़ा था और उस समय सबको लग रहा था इतना महंगा 1,600 रुपये का स्टॉक, जापानीज प्रमोटर ने 2,000 रुपये ऑफर दिया तो जरूर टॉप बन रहा होगा। और अब देखिए वहाँ से ये 60% भागा है स्टॉक, वहाँ से 60% भागा है। क्या गजब के मूव, मतलब और इसी साल में ऑलमोस्ट अब डबल होने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। इस तरीके के मूव्स देखे हैं। अच्छा ऑटोज की बात हुई तो सचिन, एक बार जरा वो आपकी कल की कॉल मुझे याद आ गई, मारुति पर जो आपने कॉल दी थी 10 के दमदार ट्रेड्स में, सारे टारगेट हिट हुए थे उसके। यहाँ प्रॉफिट ले लें आज या फिर कैरी करें? अनुज जी, यहाँ पर क्लियरली वीकली स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जिस तरीके से 50 ऑटो का परफॉर्मेंस है, पुल बैक जो यहाँ पर जनरेट हुआ है, आई थिंक उसमें मारुति का कंट्रीब्यूशन काफी अहम है। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लगा एक फ्लोर काफी अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड है 9500 के आसपास की। एंड 10,000 का जो एक पेंडिंग लेवल है, मुझे लग रहा है वो शायद रिविजिट होना चाहिए। तो पोजिशनली डेफिनेटली इसमें बने रहने की ही सलाह होगी। अगर डिक्लाइन मिल जाते हैं तो वहां पर अक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। एंड नीचे मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से 55 के आसपास का मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जल्दी मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक 10,000 के लेवल को भी पार कर देगा। ओके, गजब, थैंक यू। ट्रेड के लिए मारुति के साथ अब एक काम करा जाए, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, खबरें सब चर्चा हो गई, मुनाफे की तैयारी को समेट रहे हैं।